हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एजुफ्लिक। आज हम अपने लेसन में शेड्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कल हमने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स होते हैं। कल हमने कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स के बारे में देखा था। आज हम शेड्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमको ये जान लेना ज़रूरी है कि शेड्यूल्स होता क्या है। एक्चुअली में शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, लेकिन क्योंकि ये लेंदी बहुत ज़्यादा था इसलिए हम इसको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रख पाए। ये तो हम सभी को पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर हम इसको भी उसमें इंक्लूड कर देते तो वो और ज़्यादा लेंदी हो जाता। और एक्चुअली हम इसे उसमें रख सकते थे, लेकिन इसमें हर एक टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा पेजेस में बहुत कुछ कहा गया है। बहुत सारे प्रोविजंस बताए गए हैं कि कौन कैसे काम करने वाला है, कौन कैसे रिप्रेजेंट करने वाला है। तो इसलिए जब ये टॉपिक वाइज हम लोगों के पास में बहुत ज़्यादा लेंदी मटेरियल हो गया था, तो हमने इसको अलग अलग शेड्यूल्स में डालकर अलग रख दिया। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी शेड्यूल्स हैं, कितनी पहले थी या कितनी नई ऐड की गई हैं, या एंड सो ऑन। तो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स थी, लेकिन इस टाइम पे करंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। इसका मतलब ये है कि हमने 4 शेड्यूल्स को ऐड किया है। अब वो 4 शेड्यूल कौन कौन सी ऐड की हैं वो हम आगे देखेंगे, और किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू उनको ऐड किया गया है वो भी हम आगे देखेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट शेड्यूल से। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है स्टेट्स एंड यूटीज़ के बारे में। मींस हमारे इंडिया का पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होने वाला है। पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस कि हमारे इंडिया में गवर्नेंस किस तरीके से चलेगा। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया कितना बड़ा कंट्री है, तो अगर इसको एक यूनिट मानकर हम गवर्नेंस को चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए इसको हमने सब डिविजन्स में डिवाइड कर दिया, और वो सब डिविजन्स को हमने बोल दिया स्टेट और कुछ को बोल दिया यूटी। अब यूटी और स्टेट में भी डिफरेंस है। एक्चुअली यूटी कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कंट्रोल इसलिए रखना चाहती है क्योंकि वहाँ की जो कंडीशंस है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक बोल सकते हैं हम। जैसे मान लो कुछ ट्रैवल एरियाज़ हो गए, जैसे कि अंडमान निकोबार हो गया या लक्षद्वीप हो गया। तो यहाँ के जैसे आपको मैंने कल भी समझाया था कि ट्रैवल एरियाज़ जो होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो उनको इफेक्ट में लाने के लिए अगर उसमें कोई स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, तो सेंट्रल में अलग गवर्नमेंट, स्टेट में अलग गवर्नमेंट, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी उस जगह के लिए। एक्चुअली वो लोग वैसे ही हम लोगों से बहुत ज़्यादा अलग रहते हैं, बहुत ज़्यादा आइसोलेट होना पसंद करते हैं वो हम लोगों से। तो इसलिए हमने उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में रख दिया, ताकि एक ही गवर्नमेंट अगर उनको संभालेगी तो वो उसके लिए अच्छे से काम कर सकती है। इसी तरीके से हमने चंडीगढ़ को देखा था। चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया। दिल्ली आपको पता है ब्रिटिशर्स के ज़माने से ही कितनी इंपॉर्टेंट रही है। ब्रिटिशर्स के ज़माने से ही क्यों, अगर हम मुगल्स को भी देखें तो उन्होंने भी दिल्ली को ही अपनी सीट बनाया था। इससे पहले भी दिल्ली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रही है पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए। इसलिए दिल्ली हो गया, दिल्ली को भी हमने यूटी बनाया ताकि उस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब काम रहे, ताकि वो अच्छे से उस जगह को संभाल पाएँ। तो हमने इस लेसन में तो इस शेड्यूल में हमारे में स्टेट्स और यूटीज़ के बारे में ही बताया गया है कि हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितने यूटीज़ हैं, या जितने भी चेंजिंग आती है ना स्टेट्स में या यूटीज़ में, कोई नया स्टेट बनता है या कोई स्टेट यूटी बन जाता है, या जब कोई यूटी स्टेट बन जाता है। जैसे अभी रिसेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं जम्मू कश्मीर का, जो कि एक स्टेट था लेकिन उसको यूटी बना दिया गया। एक्चुअली हमारी हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी स्टेट को यूटी बनाया गया हो, लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा अकेला स्टेट है जिसको हमने यूटी बनाया है। तो अब हम इस मतलब अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग आई, क्योंकि अब 28 स्टेट्स हो गई और यूटीज़ हो गई। एक्चुअली यूटीज़ कितनी हो गई, 7 थी पहले, अब फिर 9 हो गई थी। 9 के बाद में मैं आपको बता दूं कि दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया है, तो इसलिए 8 यूटीज़ हो गई। तो इसमें बताया गया है कि हमारे 28 स्टेट्स और 8 यूटीज़ का जो गवर्नेंस है वो किस तरीके से चलने वाला है। तो इस फर्स्ट शेड्यूल में इसी सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड शेड्यूल की। सेकेंड शेड्यूल में बताया गया है कि देखिए, प्रोविजंस ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। मतलब ये है कि प्रेसिडेंट कैसे वर्क करने वाला है, गवर्नर कैसे वर्क करने वाला है, उनके पास कौन कौन सी पावर्स हैं, उनके कौन कौन से अधिकार हैं, उन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। इसके अलावा प्रोविजंस फॉर द स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन। जो स्पीकर होते हैं और जो डिप्टी स्पीकर होते हैं वो लोकसभा के लिए होते हैं, और जो चेयरमैन होते हैं और जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं वो राज्यसभा के लिए होते हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सब कैसे काम करने वाली हैं, इनका वर्किंग ऑफ प्रोसेस कैसे रहने वाला है, तो इन सब के बारे में इसी में बताया गया है। इसके अलावा जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये कैसे काम को करेंगे, कैसे इनकी सीट्स को भरा जाना है, कितने जजेस बैठेंगे, कितने जज अपॉइंट होंगे, कौन कौन से रूल्स हैं, कौन से रेगुलेशंस हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी इसी पार्ट में बताया गया है। इसके अलावा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया,
जो कि बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। किसके लिए? हमारे जो हमारा पैसा है, जो हमारे टैक्स की मनी है, उसको संभालने का काम किसका होता है? कैग का होता है। तो ये इसके बारे में भी प्रोविजन सारे हमारी सेकंड शेड्यूल में ही रखे गए हैं कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड शेड्यूल की। थर्ड शेड्यूल में बताया गया है फॉर्म्स एंड ओथ्स एंड अफर्मेशन। मतलब क्या है कि ओथ कैसे ली जानी है और अफर्मेशन कैसे ली जानी है। अब देखिए, ओथ और अफर्मेशन एक ही चीज़ होती है। तो अगर एक ही चीज़ होती है तो इन दोनों नामों को एक साथ कैसे रखा गया और क्यों रखा गया? जब चीज़ ही एक थी तो दो चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ गई? एक्चुअली में ओथ और अफर्मेशन होती एक चीज़ नहीं है, अलग अलग होती है, लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है वो सेम होता है। ओथ जब ली जाती है जब कोई इंसान भगवान को मानता है, कोई रिलीजन को मानता है, तो उसके नाम पर हम जो प्रतिज्ञा करते हैं उसको बोलते हैं ओथ। इसके अलावा अफर्मेशन क्या होता है? अफर्मेशन होता है जब कोई भगवान को नहीं मानता तो हम उसको किसी और रीजन के थ्रू उसको जब अफर्मेशन दिलाते हैं, जब वो अपने काम को अच्छे से करने का जो प्रण लेता है, तो उसको बोला जाता है अफर्मेशन। मतलब अब आप समझ गए होंगे कि ओथ क्या होती है। जब कोई भगवान को मानता है तो उस चीज़ को ओथ बोला जाता है, और जब कोई भगवान को नहीं मानता तब भी उसको वो अपने अच्छे काम को अच्छे से परफॉर्म करे, इसके लिए उसको जो शपथ दिलाई जाती है उसको बोला जाता है अफर्मेशन। अब बात करते हैं हम अपने फोर्थ शेड्यूल की। फोर्थ शेड्यूल में बताया गया अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। मतलब क्या है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स में जो सीट्स हैं उनका बंटवारा कैसे होना है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है, वो कैसे एक जगह, वो कैसे किस किस रेशियो में अलोकेट होनी है, किस किस रेशियो में वहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट्स में जो मतलब स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से होने वाला है। तो सबसे पहले यही पता कर लेते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। आई थिंक आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि काउंसिल ऑफ स्टेट मीन्स होता है राज्यसभा। मतलब ये है कि राज्यसभा में कौन से स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव जाने वाले हैं, कौन सा स्टेट राज्यसभा में ज़्यादा रिप्रेजेंट करने वाला है, कौन सा कम रिप्रेजेंट करने वाला है, ये सब किस पे डिपेंड करता है? ये सब डिपेंड करता है हमारी पॉपुलेशन पे। और इसका जो पूरा ब्यौरा है, जो इसका पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो किस में पब्लिश किया गया है? वो है पूरा फोर्थ शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल में बताया गया है कि किस राज्य से कितनी सीटें होने वाली हैं, किसकी कितनी पॉपुलेशन है, तो उसको कितना रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में मिलना चाहिए, यूटी से कितनी सीट्स जानी है, कौन सी स्टेट से कम सीट जानी है, कौन सी स्टेट से ज़्यादा सीट जानी है, उन सब का पूरा जो अलोकेशन है, जो पूरा का पूरा जो बायोडाटा है, वो सब इसमें दे रखा है फोर्थ शेड्यूल में। अब हम बात करते हैं फिफ्थ शेड्यूल की। फिफ्थ शेड्यूल में बताया गया है प्रोविजंस एज टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड काउंसिल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। कल आपको मैंने शेड्यूल एरिया और शेड्यूल टाइप्स के बारे में बताया था कि शेड्यूल एरिया कौन से होते हैं? वे एरिया जहाँ पे एससी एसटी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। एससी एसटी कौन लोग? वो लोग जो पहले के टाइम से ही बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, वो हम लोगों के पेस के साथ में नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि हिस्ट्री की कंडीशंस की वजह से उन लोगों को हमारे बराबर, मतलब उन लोगों को अभी भी लोग बराबर का अधिकार नहीं देते हैं। तो वो होते हैं शेड्यूल कास्ट। अब वो जहाँ पर रहते हैं उनके एरिया को बोला जाता है शेड्यूल एरियाज। इसी तरीके से जो ट्राइब्स होते हैं, जो ट्राइब्स मतलब जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जो सोसाइटी से अलग रहना पसंद करते हैं, उनकी खुद की एक सोसाइटी होती है, वो अपने ट्रेडिशन अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, तो उनको बोलते हैं ट्राइब्स। तो जो ट्राइब्स जहाँ पर रहती हैं उस एरिया को बोला जाता है शेड्यूल ट्राइब्स। वो शेड्यूल ट्राइब्स एरिया बोला जाता है। तो अब इन लोगों के रहने का तरीका जो है, खाने का तरीका है, पीने का तरीका है, तो इस सबको हम प्रोटेक्ट कैसे करें? इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोविजंस बनाए गए हैं वो रखे गए हैं फिफ्थ शेड्यूल में। फिफ्थ शेड्यूल में बताया गया है कि ये किस जगह पर रहने वाले हैं, कैसे इनके अधिकार हैं, क्या ये वहाँ रह सकते हैं, क्या अगर इनको वहाँ से हटाया जाता है तो उनके पास क्या क्या राइट्स हैं, किस किस चीज़ों को वहाँ से ये निकाल सकते हैं। जैसे ये लोग फॉरेस्ट में रहते हैं तो इनकी लिवलीहुड जो होती है वो पूरे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करती है। तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स को निकाल सकते हैं, इसके अलावा कहाँ बेचेंगे, कहाँ रखेंगे, क्या मतलब कैसे इनका पूरा का पूरा गवर्नेंस चलने वाला है। तो वो सब हमारा बताया गया है फिफ्थ शेड्यूल के बारे में। देखिए इसमें पार्ट्स भी बताए गए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। मतलब बताया गया पार्ट ए के बारे में जनरल, जो पूरा जनरल ब्यौरा है, जैसे एडमिन, मतलब सब कुछ मिला के अगर हम देखे जाएँ कि कम्प्लीटली कि वो किस तरीके से वहाँ पे सर्वाइव करेंगे, तो उसका पूरा का पूरा जो बायोडाटा है वो सब इसमें पार्ट ए में दिया गया है। पार्ट बी में दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलने वाला है उनका, जो वहाँ की ब्यूरोक्रेटिक कंडीशन है वो किस तरीके से होने वाली हैं, वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो किस तरीके से काम करने वाले हैं। तो उसके अलावा कौन शेड्यूल एरिया पर कंट्रोल करेगा, कौन ट्राइबल एरियाज़ पर कंट्रोल करेगा, उन सब के बारे में बताया गया पार्ट बी में। पार्ट सी में बताया गया है शेड्यूल एरियाज़ के बारे में। शेड्यूल एरियाज़ और पार्ट डी में बताया गया अमेंडमेंट्स ऑफ द शेड्यूल, मतलब जो भी कुछ अमेंडमेंट वगैरह हुए हैं उनसे रिलेटेड वो सब हमारे पार्ट डी में रखे गए हैं। तो ये हमारा फिफ्थ शेड्यूल ख़त्म होता है। अब हम बात करते हैं सिक्स शेड्यूल की।
सिक्स शेड्यूल की बात करते हैं। सिक्स शेड्यूल में बताया गया है प्रोविजंस एज टू एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। मतलब क्या है, इसमें 4 स्टेट्स के बारे में बताया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलने वाला है, यहाँ पे कैसे लोग काम करने वाले हैं, यहाँ ब्यूरोक्रेट्स किस तरीके से काम करने वाले हैं। अब देखिए, ऊपर भी ट्राइबल एरियाज थे और नीचे भी ट्राइबल एरियाज हैं, क्योंकि असम वगैरह में भी ट्राइबल लोग रहते हैं। लेकिन इसमें स्पेशल जो फोकस दिया गया है वो इन 4 स्टेट्स पर दिया गया है। ये डिफरेंस है हमारे 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में, कि 5th शेड्यूल में कंबाइंड इफेक्ट दिया गया, जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसके बारे में बात की गई है। लेकिन जो 6th शेड्यूल है उसमें केवल और केवल 4 स्टेट्स के बारे में बताया गया है। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, ATM और एम ATMM। अब ATMM में आपको याद रखना है, ए से हमारा हो गया असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और एम से मिजोरम। अब इसमें याद रखना कि इसमें मणिपुर नहीं है, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि ATMM में मनी नहीं है। मतलब देखो, ATM पूरा हो गया, ATM में क्या नहीं है? मनी नहीं है, मतलब क्या है? मणिपुर नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। अब आपको जो भी कन्वीनियंस हो आप उसके अकॉर्डिंग इसको याद कर लीजिएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में हम हमेशा कन्फ्यूज हो जाते हैं, और खास करके इन स्टेट्स में, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर में, कि कौन सा इसमें है और कौन सा नहीं है। और इससे हमेशा बच्चों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं, क्योंकि वो हमेशा मणिपुर को टिक मार देते हैं। तो आपको याद रखना है कि ATM में मनी नहीं है, ATM में मनी नहीं है, मतलब क्या है? ATM में मणिपुर नहीं है। तो बाकी की जो स्टेट्स बच गए वो इसमें हैं। अब बात करते हैं 7th शेड्यूल की। 7th शेड्यूल में बताया गया है, देखो 3 लिस्ट बताई गई हैं इसमें। लिस्ट फर्स्ट यूनियन लिस्ट सेकंड स्टेट लिस्ट और लिस्ट थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट। अब देखिए, ये लिस्ट क्या होती हैं। इन लिस्ट में बताया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कौन कौन से लोग कानून बनाएंगे, कौन कौन से जो हमारी पावर्स हैं वो किस सब्जेक्ट में अपना रोल प्ले करेंगी। तो इसमें 3 लिस्ट बताई गई हैं। पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट और थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें केवल यूनियन कानून बनाती है। कौन बनाती है? मतलब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। इससे रिलेटेड हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे सारे कानून बनाएगी, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं होता है, स्टेट का इसमें कोई रोल नहीं होता है। और इसके अलावा स्टेट लिस्ट में कौन कौन से मैटर होते हैं? स्टेट लिस्ट में वो मैटर होते हैं जिसमें स्टेट कानून बनाता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। जो भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कुछ स्टेट का सब्जेक्ट इसमें रखे गए हैं, कुछ ऊपर रखे गए हैं, कुछ नीचे वाली लिस्ट में रखे गए हैं, तो वो सब्जेक्ट जो कि यूनियन लिस्ट में है उसमें केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। वो सब्जेक्ट जो कि स्टेट लिस्ट में है उसमें स्टेट कानून बनाता है, और वो सब्जेक्ट जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में है उसमें दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। अब कौन सा कानून किस पर प्रिवेल करेगा वो हमारे जो आर्टिकल्स आगे आने वाले हैं ना, उसमें पता चलेगा कि किस केस में कौन सा कानून प्रिवेल करने वाला है। मतलब सपोज कीजिए इसमें दोनों कानून बना सकते हैं, स्टेट भी और सेंट्रल भी। अब कोई ऐसा मैटर आ गया, जैसे मान लो एजुकेशन मान लो कॉन्करेंट लिस्ट में है हमारा, तो एजुकेशन मानो क्या, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है ही है, तो एजुकेशन पे मान लो सेंट्रल ने भी लॉ बना दिया और स्टेट ने ही बना दिया। अब इस टाइम पे किसका लॉ माना जाएगा, सेंटर का या स्टेट का? तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेंगे हमारे आगे के आर्टिकल्स जो आने वाले हैं, कि किसका कानून प्रिवेल करने वाला है, किसका कानून किस पर भारी पड़ने वाला है। तो वो सब हमारा सब जितने भी सब चीज़ें हैं वो सब किस में रखी गई हैं? वो सब रखी गई हैं हमारे 7th शेड्यूल में। अब बात करते हैं हम अपने 8th शेड्यूल की। 8th शेड्यूल में बताया गया लैंग्वेजेस के बारे में। ऊपर हमने पढ़ा था कि हमने जब अपने आर्टिकल डिस्कस किए थे तो उसमें हमने पार्ट 17 में पढ़ा था लैंग्वेज के बारे में। अब पार्ट 17 में लैंग्वेज के बारे में पढ़ तो लिया था, लेकिन उसमें लैंग्वेज के बारे में कुछ डिटेल में नहीं दे रखा, थोड़ा बहुत दे रखा है। तो अब डिटेल में किस में दे रखा है? डिटेल में दे रखा है 8th शेड्यूल में। 8th शेड्यूल में कम्प्लीटली लैंग्वेज के बारे में बात होती है। आपको पता है कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज टोटल लैंग्वेज नहीं थी, उसके बाद में ऐड की गई हैं। तो स्टार्टिंग में कितनी लैंग्वेज थी कॉन्स्टिट्यूशन में? स्टार्टिंग में थी 14 लैंग्वेजेस, बाद में इसमें ऐड करके 8 लैंग्वेज को और ऐड किया गया है, और ये अब टोटल मिला के हो गई हैं 22 लैंग्वेजेस। तो 22 लैंग्वेजेस पूरी किस एरिया में बोली जाती हैं, कौन कौन इस पर एडमिनिस्ट्रेशन करता है, किस एरिया में किस लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया जाना है, कौन कौन से रूल्स हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया हमारे 8th शेड्यूल के अंदर। अब हम बात करते हैं अपने 9th शेड्यूल की। देखिए, मैंने बोला था ना आपको कि स्टार्टिंग में हमारे पास कितने शेड्यूल थे? स्टार्टिंग में हमारे पास केवल और केवल 8 शेड्यूल थे। तो अब हमारे पास बाकी हो गए हैं 12, तो 4 शेड्यूल को क्या किया गया है? ऐड किया गया है। तो पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि कौन से शेड्यूल को कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। तो देखिए 9th शेड्यूल को ऐड किया गया है हमारे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, फर्स्ट वाले से। अब फर्स्ट वाले से इसको ऐड किया गया, मतलब क्या? इसको ऐड किया गया था 1951 में इसको ऐड किया गया था।
स्टार्टिंग में सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, उसमें 9 शेड्यूल ही डाल दिया गया था। अब 9 शेड्यूल में क्या है, इसमें लिखा है देखो, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। मतलब क्या है कि कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जिसमें जो पहले ये था कि जो कोर्ट था उसमें वो नहीं बोल सकता था बीच में। अब किसी भी एक्ट को इसमें डाल दिया गया तो उसको उस जो एक्ट था उसको कोर्ट के सामने ले जाने का कोई अधिकार नहीं था, ना कोर्ट उस पर कोई रिव्यू दे सकता था। लेकिन अब हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया है, अब उसमें जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, लेकिन पहले जुडिशियल रिव्यू का इसमें कंसेप्ट ही नहीं था। तो जो भी लॉ बनते थे ना, वो 9 शेड्यूल में डाल दिए जाते थे ताकि वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाए और उसको ये नहीं पता लगाया जा सके कि वो वैलिड है या नहीं है। तो जो भी, हाँ, उस टाइम पे ये बनाया गया था ताकि इसमें बहुत सारे कानून को डाला गया था। तो अब हम समझ गए हैं कि इसमें कौन कौन से कानून रखे गए हैं। वो कानून जो कि समझ नहीं आते हमको कहाँ रखने हैं, तो वो, और जिसकी वैलिडिटी थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, वो सब हम इसमें जाकर डाल देते हैं। जैसे जमींदारी से रिलेटेड हो गए, बहुत ज़्यादा जमींदारी वगैरह से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कानून उसमें डाले गए हैं। तो अब उनको जुडिशियल रिव्यू के अंदर ला दिया गया है, लेकिन पहले वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर में नहीं आते थे। अब बात करते हैं 10 शेड्यूल की। कल मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, वो कंसेप्ट बताया था मैंने 11 शेड्यूल का, मतलब 10 शेड्यूल का। वो बताया था मैं डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। उसमें क्या था कि जब मैंने आपको बताया था ना कि जब भी गवर्नमेंट अनस्टेबल हो जाती है किसी स्टेट में या सेंट्रल में, और अनस्टेबल किस तरीके से होती है कि मान लो हम लोग, मतलब जो नेता हैं वो एमएलए एमपी जो हैं वो मतलब किसी और सीट से चुने गए, किसी और पार्टी से चुने गए, लेकिन वो जाकर किसी और पार्टी में मिल गए, तो उससे फिर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। क्योंकि देखिए, अब हम लोग वोट करते हैं, जनता जनार्दन वोट कर रही है, तो वो किसी भरोसेमंद इंसान को भेजने वाली है ऊपर। अब उसको मान लो हमने जो चुना था वो किसी और पार्टी के लिए उस इंसान को चुना था, अब वो अगर इंसान किसी और पार्टी में मिल जाएगा तो ये तो हमारे जो वोट्स हैं उनकी डिसरिस्पेक्ट हुआ ना। तो इसलिए ताकि ऐसा कुछ ना हो, जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल बनी रहे, जो हमारे जो लोग हैं उनके जो अधिकार हैं उनको उनको मतलब संभाल कर रखा जा सके, इसलिए इस शेड्यूल मतलब इसलिए डिस्क्वालिफिकेशन के एक्ट को लाया गया। लेकिन इस एक्ट में बहुत ज़्यादा प्रोविजंस थे, तो इसलिए शेड्यूल में डाल दिया गया इसको। और इससे रिलेटेड शेड्यूल कौन सा है, 10 शेड्यूल। अब देखिए, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 8 शेड्यूल थे, तो ये भी ऐड हुआ है बाद में। अब ये ऐड हुआ है तो जो कौन से CAA से ऐड हुआ है, CAA मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है। किससे एक्ट ऐड हुआ है जी, तो ये हुआ है 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। किससे हुआ है जी, एक्ट से। ठीक है, तो अब उससे रिलेटेड जो भी हमारे जो प्रोविजंस हैं डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, वो सब इसी आर्टिकल में रखे गए हैं। अब हम 11 शेड्यूल में हमने कल पढ़ा था पावर के डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। तो 11 शेड्यूल में हमारे इसी पावर के डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बताया गया है, मींस हमारे बेस के बारे में बताया गया है। बेस इन द सेंस कि गांव के बारे में, सिटीज़ के बारे में, जो कि हमारे पूरे डेवलपमेंट का एक बेस बनाने वाले हैं। जो डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पर खड़ा होने वाला है ना, वो हमारा बेस है, हमारे गाँव और हमारा शहर। तो इनको किस तरीके से डेवलप किया जाना है, ये किस तरीके से डेवलप होंगे, इसमें किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, कैसे गवर्नेंस होगा यहाँ का, किस तरीके से यहाँ पे लोग चुने जाएंगे, किस तरीके से यहाँ पे वोटिंग होगी, किस तरीके से यहाँ पे जो प्रोविजंस हैं वो दिए जाएंगे, अमेनिटीज़ दी जाएंगी, सुख सुविधाएं दी जाएंगी। तो उन सब के बारे में बताया गया 11th में शेड्यूल में और 12th शेड्यूल में। देखिए, ये मैंने बता ही दिया आपको कि कौन कौन से, ये हमारे जो कल मैंने समझाया था आपको कि 11 शेड्यूल ऐड हुई है हमारी 73rd से, और जो 12th शेड्यूल ऐड हुई है वो 74 से। अब देखो, 11th में बताया गया पंचायत के बारे में और 12 में बताया गया म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में। मतलब क्या है कि पंचायत का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होना है, वो सब उसके बारे में जो भी बातें हैं वो सब दी गई हैं 11th वाले में, और जो म्यूनसिपैलिटी के बारे में सब बातें हैं वो दी गई 12th शेड्यूल के बारे में। अब इसमें नेक्स्ट दिया गया अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है, एक्चुअली देखो इसमें 4 अपेंडिक्स दी गई हैं, 1, 2, 3 एंड 4। अब जो अपेंडिक्स क्या था, शेड्यूल्स भी हो गए, पार्ट्स भी हो गए। अब ये क्या चीज़ बच गई, अब ये चीज़ ये बच गई कि कुछ खास जो प्रोविजंस थे, कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल थे, स्पेशल इन द सेंस कि उसमें बहुत ज़्यादा मैटर था, तो वो हम अब शेड्यूल्स में भी नहीं रख पाए, तो हमने उसके लिए अपेंडिक्स बना दी। अपेंडिक्स इन द सेंस टेबुलर फॉर्म से ही, जिसमें हमें कुछ स्पेशल जो पर्पस, मतलब स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए हैं, जिसमें किसी एक मैटर के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अपेंडिक्स फर्स्ट में बताया गया जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर के बारे में टोटल एडमिनिस्ट्रेशन का किस तरीके से रहने वाला है, वो अपेंडिक्स फर्स्ट में है। अपेंडिक्स सेकंड में बताया गया 44 अमेंडमेंट जो हुआ था हमारा, 44 अमेंडमेंट जो हुआ था 1978 में, उसके बारे में जो भी प्रोविजंस हैं, जो उसमें बचा हुआ एक्स में लिखा था वो एक्सट्रैक्ट, जो कि बचे हुए चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, वो सब रखी गई हमारे अपेंडिक्स सेकंड में। अपेंडिक्स थर्ड में रखा गया 88 अमेंडमेंट जो हुआ था हमारा, उसके बारे में जो भी प्रोविजंस हैं, उसमें क्या क्या बातें थी, क्या क्या रूल्स थे, क्या क्या रेगुलेशंस थे, उन सब के बारे में बताया गया अपेंडिक्स थर्ड में। और अपेंडिक्स फोर्थ में बताया गया हमारे 100 अमेंडमेंट के बारे में, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में किसमें बताया गया, अपेंडिक्स फोर्थ में। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस स्पेशल पर्पस ये हमारे जो पार्ट्स हैं इनके लिए थे, वो सब हमने अपेंडिक्स में रख दिए।
तो अब हमने सामने हमारा जो पूरा का पूरा इंडेक्स है वो कवर कर लिया है। अब हम कल अपने लिए इसका प्रेम्बल डिस्कस करेंगे। गाइस, आज मैंने इसका हिंदी वाला वर्जन नहीं समझाया है। हिंदी वर्जन मैंने इसलिए नहीं समझाया है क्योंकि कल मैंने देखा था कि फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा छोटा हो गया था। तो इसकी हिंदी वाली वीडियो मैं अलग से डाल दूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस माय चैनल। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।